विराज ये समझ चुका था कि आने वाले समय में कोई न कोई बुराई की ताकत तो आएगी ही, पर अर्जुन को अब सब कुछ सही लग रहा था। क्या हुआ विराज, किस सोच में पड़ गए तुम? अर्जुन ने सवाल पूछा। कुछ नहीं अर्जुन, मैं तो बस यही सोच रहा था कि अब मुझे भी चलना चाहिए अपने मेराटिनो प्लैनेट। मुझे सिग्नल मिला है कि सनाए भी वहां पहुंच चुकी है और अब वक्त भी हो चुका है। विराज ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब तुम भी मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे? अर्जुन ने थोड़ा इमोशनल होकर पूछा, जिस पर विराज भी थोड़ा इमोशनल हो गया। हाँ अर्जुन, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं आऊंगा तुम्हारे पास। लेकिन उससे पहले अपनी लाइफ की इस जर्नी को तुम्हें अकेले ही जीना होगा, विराज ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अगले ही पल विराज ने भी अर्जुन से विदा ले ली और अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर वो भी कुछ ही चंद सेकंड के अंदर वहां से गायब होकर अपने मेराटिनो प्लैनेट की तरफ जाने लगा। अब जिंदगी ऐसी ही जीनी होगी, ना माँ पापा हैं और पता नहीं अब काम्या का बर्ताव कैसा होगा मुझे लेकर, अर्जुन ने विराज के जाने के बाद खुद से कहा। वो अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक से अर्जुन को पटाखे फटने की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो आसमान में रॉकेट चल रहे थे और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। आसमान में रोशनी देखकर अर्जुन हैरान हो गया और बोला, अरे ये क्या हो रहा है? मुझे यहां तक याद लगता है कि दिवाली आने में तो अभी काफी वक्त है, फिर आसमान में इतने सारे पटाखे क्यों चल रहे हैं? अर्जुन अभी हैरान परेशान सा ऊपर देख ही रहा था कि तभी अचानक से आसमान में एक सुनहरी रंग की रोशनी हुई, जहां पर लिखा नजर आ रहा था, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 2013। अरे वाह, इसका मतलब मैं नए साल 2013 में एंटर कर चुका हूं। जो कुछ भी अभी तक मेरे साथ घटा वो मेरा पास्ट था जो बीत चुका है, अर्जुन ने मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहा। रात के 12:05, जहां एक और इस वक्त पूरी दुनिया नए साल 2013 का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में मौजूद एक शिप जिसके अंदर तकरीबन 80 से 85 लोग मौजूद हैं। जो लोग नए साल 2013 का जश्न यहां इस शिप के अंदर अपने ही अंदाज में मना रहे हैं। आरुषि और अभिषेक नाम के दो जवान लड़का लड़की जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे दोनों भी अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने नए साल की इस रात इस शिप में मौजूद है, जो अपने दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी कर रहे हैं। मैं आज पहली बार इतनी दूर से तुम्हारे साथ आई हूं अभिषेक। अभी हम समुद्र के बीचों बीच मौजूद हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है, आरुषि ने अभिषेक से कहा। डर? किस बात का आरुषि? मेरे साथ होकर तुम डर रही हो या तुम्हें अपने घर वालों से डर लग रहा है? लगता है यहां आने से पहले तुमने घर वालों से परमिशन नहीं ली, या इसकी कोई और वजह है? अभिषेक ने आरुषि से एक मजाकिया अंदाज में पूछा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अभिषेक, मैं पहली बार घर से इतनी दूर आई हूं ना, इसलिए थोड़ा बहुत डर लग रहा है मुझे, आरुषि ने फिर एक बार घबराते हुए जवाब दिया। आरुषि की बात सुन अभिषेक ने उसे गले लगा लिया। डोंट वरी आरुषि, इस पल को एंजॉय करो, ये पल नहीं आने वाला दोबारा, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारे साथ, फिर क्या, अभिषेक ने प्यार भरे अंदाज में कहा। सभी लोग उस शिप में नए साल का जश्न मनाने में बिजी थे। तभी अचानक वहां चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी, जिससे चारों तरफ का माहौल अचानक बदलने लगा। और फिर क्या था, देखते ही देखते समंदर में भयंकर तूफान आ गया। शिप के कैप्टन को आगे कुछ खतरे का अंदेशा हुआ। खतरे का रेड सायरन बजते ही उसने अपने साथी शिप के क्रू मेंबर से कहा, मुझे आगे कुछ खतरा मालूम पड़ता है, क्या करें? जवाब में साथी क्रू मेंबर बोला, हाँ मुझे भी यही लगता है कैप्टन, मेरे ख्याल से हमें शिप को वापस पीछे की ओर मुड़ना चाहिए। साथी क्रू मेंबर की सलाह को कैप्टन ने माना और फिर वो वापस पीछे की ओर मुड़ने लगा, लेकिन कैप्टन की यह कोशिश कामयाब नहीं रही। शिप पीछे मुड़ने के बजाय लेफ्ट साइड को भागने लगा। अरे अब ये शिप मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं इसे अपने कंट्रोल में करने की, लेकिन मैं इस पर अपना कंट्रोल खोता जा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? शिप के कैप्टन ने घबराते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक वो शिप समंदर की तेज लहरों में हिचकोले खाने लगा, जो कि अब पहले से भी तेजी से
विपरीत दिशा की ओर बढ़ता ही जा रहा है। इस खतरे को देखते हुए कैप्टन ने अपने साथी क्रू मेंबर से कहा, मुझे ये कुछ नए खतरे का अंदेशा लगता है। इस तरह शिप हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया तो हम इसमें मौजूद लोगों को नहीं बचा पाएंगे। कैप्टन की इस घबराहट ने यह साफ साफ जाहिर कर दिया कि अब समंदर में आने वाला यह खतरा शिप में मौजूद लोगों के लिए काल बनकर रहा है। एक और शिप का कैप्टन साथी क्रू मेंबर के साथ हालात पर काबू पाने की भरसक कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरुषि और अभिषेक और उनके बाकी साथियों के बीच अब हड़कंप मचना शुरू हो गया है, जिसकी वजह शिप का लगातार हिचकोले खाना है। यह अचानक शिप के साथ क्या हो रहा है अभिषेक? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आरुषि ने फिर से घबराते हुए कहा। अरे डोंट वरी आरुषि, घबराओ मत, मैं कुछ करता हूं, तुम बस मेरा हाथ पकड़ लो, अभिषेक आरुषि को दिलासा देते हुए कहता है। लेकिन अगले ही पल शिप में हिचकोलों का बढ़ना लगातार तेज हो गया। फिर क्या था, देखते ही देखते शिप में मौजूद बाकी लोग एक एक कर शिप से नीचे जाने लगे, जिसकी वजह शिप का एक और झुकना था। उस शिप के एक तरफ झुकने से अभिषेक के कुछ दोस्त पानी में गिरकर अचानक गायब हो गए। बड़ी अजीब बात थी ये, क्योंकि समंदर में जब भी कोई इंसान गिरता है तो वो अपने हाथ पांव चलाता जरूर है, लेकिन आज तो कुछ अलग ही हो रहा है। जितने भी लोग नीचे समंदर के पानी में गिर रहे हैं वो लगातार गायब होते जा रहे हैं, जो कि अभी सभी के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग मूवमेंट है। ये सब शिप का कैप्टन भी अपनी आंखों से देख रहा था, जो इस बला को अभी तक कुछ भी समझ नहीं पाया, जो कि उसके लिए आज तक का सबसे हैरत अंगेज दिखने वाला वाक्य था। ये लोग पानी में डूबकर अचानक कहां गायब हो सकते हैं? ऐसे में तो शिप में मौजूद लाइफ जैकेट के होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर सभी लोग शिप में मौजूद लाइफ जैकेट पहन भी लें तो भी पानी में गिरकर वे गायब हो जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? कैप्टन ने इस वाक्य पर चिंता जाहिर करते हुए कहा। तभी उसने देखा कि सामने समंदर का पानी विशाल रूप ले रहा है, साथ ही आसमान भी काले बादलों से घिर चुका है और जोरों शोरों से बिजलियां कड़क रही थी। कैप्टन, अभी अभी इतना अच्छा मौसम था, वो अचानक से इतना भयानक कैसे हो गया? स्टाफ मेंबर ने कहा। तभी कैप्टन ने कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ओह माय गॉड, हम उस रहस्यमयी जगह पर जा रहे हैं। मौसम का बिगड़ना, शिप का यूं अचानक से अनकंट्रोल हो जाना, अब हम में से कोई नहीं बच सकता। मैं अपने बेटे से नहीं मिल पाऊंगा। उसने कहा था कि डैड, न्यू ईयर की अगली सुबह हम साथ में घूमने जाएंगे। कहते कहते कैप्टन रो पड़ा। स्टाफ मेंबर्स ने कैप्टन को ऐसे रोता देखा तो उनको यकीन नहीं हुआ। कैप्टन, आप ही ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो फिर क्या होगा? स्टाफ मेंबर्स ने समझाते हुए कहा। क्या करूं, अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुम सब आज पहली बार इस शिप में आए हो, शायद तुम्हें नहीं पता कि हिंद महासागर के इस वाले हिस्से में बहुत ही अजीब अजीब चीजें होती हैं। लोगों का मानना है कि आज तक जो कोई भी इस जगह पर गया वो वापस नहीं आया, कैप्टन ने कहा। यह सुन सारे स्टाफ मेंबर्स चौंक गए। उन्होंने कहा, तो फिर हम इस तरफ क्यों आए कैप्टन? आपको तो सब पता था ना? मैं तो अपने रास्ते पर जा रहा था, पर पता नहीं अचानक ये क्या हुआ और मेरे हाथ से शिप का कंट्रोल छूटने लगा। कहते हुए कैप्टन सर पकड़कर बैठ गया। एक तरफ कैप्टन और बाकी सब परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिप के दूसरे हिस्से में अभिषेक ने अपने कुछ दोस्तों को खो दिया था, जो उसके लिए अभी इस वक्त बेहद दुख की खबर थी। लेकिन आगे क्या हुआ होगा? क्या अपने ही दोस्तों के साथ वो भी समंदर में गायब हो जाएगा? ये किसी को भी नहीं मालूम। शिप के एक तरफ झुकने से आरुषि और अभिषेक को भी एक तेज झटका लगा, जिस कारण वे दोनों फिसलकर उस शिप के सबसे निचले फ्लोर में पहुंच गए, जिसमें कि अब पानी भरना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शिप में भर रहे उस पानी का रंग अचानक लाल हो चुका है। और यही नहीं, देखते ही देखते आसपास समंदर के पानी का रंग भी अब लाल पड़ गया है, जो खौफनाक नजारा किसी के जहन में भी खौफ पैदा कर सकता है। शिप के अब सबसे निचले फ्लोर में फिसलते हुए अभिषेक का हाथ शिप पर मौजूद एक लोहे के एंगल पर लगा, जिसे पकड़कर वो एक जगह ठहर गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरुषि एक तरफ झुकते शिप से फिसलकर शिप के किनारे पर पहुंच गई, जहां उसके हाथ शिप में किसी चीज से उलझी एक रस्सी लगी,
लेकिन बावजूद इसके वो उस रस्सी से फिसलते हुए समुंदर के उस लाल पानी की तरफ तेजी से नीचे की ओर जाने लगी। अभिषेक ने जब देखा कि आरुषि भी अब पानी की तरफ जा रही है तो वो पूरी तरह घबरा गया। बचाओ अभिषेक, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती अभिषेक, मुझे बचा लो। आरुषि की ये रोती बिलखती आवाजें अभिषेक के अंदर आरुषि को खोने का खौफ पैदा कर रही है और अब उस रस्सी से आरुषि की पकड़ धीरे धीरे छूटते जा रही है, यहां तक कि रस्सी के पकड़े जाने से आरुषि के हाथ से काफी सारा खून बहना शुरू हो गया है। आरुषि को इस हालत में देख अभिषेक जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा आरुषि, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूं, बस तुम रस्सी को टाइट से पकड़े रहो। ऐसा कहते ही अगले पल अभिषेक ने लोहे के उस एंगल को छोड़ दिया जिसे अभी तक अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, और इस तरह अभिषेक उस एक तरफ लटके शिप में फिसलते हुए आरुषि के नजदीक जा पहुंचा। लेकिन तभी अचानक अभिषेक ने देखा कि वो रस्सी किसी चीज में सही से बंधे न होने के कारण नीचे आ गई है, जिस वजह से आरुषि अब तेजी से पानी की तरफ जा रही है। लेकिन तभी इतने में तेजी से फिसलते हुए अभिषेक वहां पहुंचा। अभिषेक ने अपने दाहिने हाथ से शिप के एक हिस्से को पकड़ा और अपने बाएं हाथ से आरुषि का हाथ पकड़ लिया, और इस तरह उसने आरुषि को पानी में समाने से बचा लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा आरुषि, देखो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी करो, मेरे हाथ के सहारे अब वापस ऊपर शिप में आ जाओ, अभिषेक ने आरुषि से कहा। अभिषेक का हाथ का सहारा लेकर आरुषि ऊपर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऊपर आने के बजाय वो वापस पानी की तरफ जाने लगी, जिसके साथ साथ अभिषेक भी पानी की तरफ जाने लगा, जिसकी वजह अभिषेक के उस हाथ की पकड़ का कमजोर पड़ना है जिस हाथ से उसने शिप के किनारे पर उस हिस्से को पकड़ा हुआ था। एक ओर तो जहां अभिषेक दिलो जान से आरुषि को बचाने की भरसक कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस वक्त शिप में मौजूद कई लोग समंदर के उस लाल पानी में गिरकर चंद सेकंड के अंदर ही लगातार गायब होते जा रहे हैं। गायब होते हुए लोगों को अभिषेक और आरुषि भी देख रहे हैं, जिनके लिए यह खौफनाक नजारा उनके जिंदा रहने की उम्मीदों को मारने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि अब ये दोनों भी इन्हीं लोगों की तरह किसी भी वक्त इस लाल रंग के पानी में डूबकर इसमें समा सकते हैं। आरुषि ने जब देखा कि उसकी वजह से अभिषेक का उसके हाथ से उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है और जब उसे बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आने लगी, तो उसने अभिषेक से कहा, अभी मेरा हाथ छोड़ दो। अभिषेक ने जैसे ही ये सुना उसकी सांस अटक गई। उसने तपाक से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। इस पर आरुषि ने रोते हुए कहा, अभिषेक देखो, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो हम दोनों पानी में गिर जाएंगे और मैं अपने प्यार को ऐसे अपने साथ मरने नहीं दे सकती। क्या करूं, बहुत प्यार करती हूं ना तुमसे। आरुषि ने आज अपने दिल की बात कह दी थी। वैसे तो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पर आज दोनों को बिछड़ जाने के दर्द का एहसास हो रहा था। अभिषेक की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारा हाथ अगर आज ऐसे छोड़ दूंगा तो मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी। याद है ना, क्लासरूम में बैठकर हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। अभिषेक की ये कहते ही आरुषि ने भी कहा, हाँ याद है, पर तुम शायद ये भूल रहे हो कि हमने ये भी वादा किया था कि जब भी हम दोनों में से कोई मुसीबत में होगा, हम दोनों उसकी मुसीबत को अपने ऊपर ले लेंगे। और आज मैं वही करने जा रही हूं। इतना कहकर आरुषि ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अभिषेक के हाथ से अपनी पकड़ अब ढीली कर दी और उसने अपने हाथ को पूरी तरह आजाद कर दिया, जो कि धीरे धीरे अभिषेक के हाथों से फिसलता ही चला गया। पानी में गिरते हुए आरुषि ने अभिषेक को बाय कहा और फिर वो कुछ ही सेकंड की देरी पर उसी लाल समंदर में गिर गई और चंद ही सेकंड के अंदर गायब हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अभिषेक को आरुषि से कुछ कहने तक का मौका नहीं मिला। अब मौका है तो बस आरुषि की मौत का शोक मनाने का। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने आज? तुम यूं ही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती आरुषि, नहीं जा सकती। अभिषेक जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला। आखिर
क्या रहस्य है समंदर के इस हिस्से का। एक तरफ लाख कोशिश के बावजूद भी अभिषेक अपने प्यार आरुषि को नहीं बचा पाया, तो वहीं दूसरी तरफ रात के 1 बजे अर्जुन अपने चाचा चाची के घर के बाहर पहुंच गया है, जहां पहुंचकर वो अभी भी दरवाजे पर खड़ा है। जहां खड़ा रहकर इतनी रात गए वो दरवाजा खटखटाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। नए साल का दिन है और ऊपर से इतनी रात हो गई है। इतनी रात के घर के अंदर दाखिल होकर मुझे काफी कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन सारी रात बाहर भी तो नहीं गुजार सकता ना। इसलिए अर्जुन हिम्मत कर, किसी भी रिजल्ट की परवाह किए बिना दरवाजा खटखटा दे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। अर्जुन अपने मन ही मन खुद को दिलासा देते हुए कहता है और अगले ही पल दरवाजे पे अपना हाथ दे मारता है। कुछ देर दरवाजा खटखटाने पर अर्जुन के चाचा विक्रम दरवाजा खोलते हैं। उन्होंने अभी अपनी आंखों में नजर का चश्मा लगाया हुआ है। वो चश्मे को थोड़ा हिलाते हैं और अर्जुन को नीचे से ऊपर तक अच्छे से देखने लगते हैं। अर्जुन अपने चाचा को देखता है तो वो खुश हो जाता है और फिर क्या था, वो उनके पैर पड़ जाता है। हैप्पी न्यू ईयर चाचा जी, अर्जुन ने चाचा से कहा। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, पर तू इतनी देर तक कहां था? हम सब तेरा कब से वेट कर रहे थे। तुझे तो दुकान से कुछ सामान लाने भेजा था ना, और तू इतनी लेट घर आ रहा है। घड़ी में टाइम देख, रात के 1 बज चुके हैं। अरे तुझे कुछ होश भी है या नहीं? चाचा ने अर्जुन को डांटते हुए कहा। ओह, इसका मतलब साल 2012 के लास्ट दिन चाचा ने मुझे सामान लाने के लिए दुकान पर भेजा था, और देखो मैं इतना लेट घर वापसी कर रहा हूं। मन में इतना कहकर अर्जुन ने आगे खुद से कहा, चाचा जी अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि ये सब तो उस टाइम वॉच की वजह से हुआ है जिसने वापस से सब कुछ पहले जैसा कर दिया। अर्जुन अपने मन में ये सब सोचने लगा। तभी फिर एक बार चाचा ने उसे डांटा और कहा, अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, तू है कि मेरी बातों का जवाब देना भी उचित नहीं समझता। चल अब अंदर आ जा। आज तो तेरी चाची तुझे कच्चा चबा जाने वाली है, और हां, आज मैं तुझे बचाऊंगा भी नहीं, चाचा ने अर्जुन से कहा। चाचा के ऐसा कहते ही अर्जुन ने जैसे ही अपना पहला कदम घर के अंदर रखा, वैसे ही वहां पिंकी और बिट्टू आ पहुंचे। उन्हें देखकर अर्जुन को खुशी हुई और उनके पास जाकर उनके गले मिल गया। लेकिन अर्जुन का इस तरह से पेश आना बिट्टू और पिंकी को थोड़ा अजीब लगा और वो वापस अर्जुन पर गुस्सा हो गए। ये क्या कर रहा है तू? एक तो इतनी लेट से घर आया, ऊपर से खुशी खुशी हमसे गले भी मिल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे गले मिलने की? बिट्टू ने गुस्सेल अंदाज में अर्जुन से कहा। अरे यार बिट्टू, तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो तुझे बस हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए ये सब कर रहा था। अर्जुन ने थोड़ा हैरानी भरा जवाब दिया। अच्छा, तुझे वाकई में हमें हैप्पी न्यू ईयर विश करना ही था तो टाइम पर आ जाता ना घर तू। यूं अपने दोस्तों के साथ इतनी रात गए आवारागर्दी नहीं कर रहा होता। पिंकी की इस बात पर बिट्टू ने भी हां में हां मिलाते हुए अर्जुन से कहा। तो ठीक कहती है पिंकी, मैं कहता था ना ये 1 नंबर का बिगड़े लड़का और बदमाश लड़का है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जो ये हमारा भाई है। बिट्टू और पिंकी का अपने लिए इस रवैये को देख अर्जुन मन ही मन खुद से कहने लगा, इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैं एक पल के लिए भूल गया था कि मैं तो अब अपनी वापस से पुरानी लाइफ में पहुंच गया, जहां मेरे लिए तुम सबका व्यवहार यही रहने वाला है। अपने जहन में ये सब सोचकर अर्जुन मायूस हो गया। तभी अर्जुन के चाचा की नजर अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को यूं मायूस देखा, वैसे ही वो अर्जुन से कुछ कहने वाले हुए। तभी इतने में अर्जुन की चाची अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए वहां पर आ पहुंची। देर रात अर्जुन की चाची गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन घर वापस आया, वैसे ही उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। साथ ही अर्जुन का इतनी देर से घर लौटना चाची के गुस्से को चिंगारी दे गया। फिर क्या था, वो एकाएक अर्जुन पर बरस पड़ी।
एक तो तुझसे जरूरी सामान मंगवाया था मैंने, और ऊपर से तू इतनी लेट घर पहुंच रहा है। इतनी रात कहां था तू, क्या कर रहा था? चाची ने गुस्सा नजरों से देखते हुए अर्जुन से कहा। चाची के इस गुस्से का सामना अर्जुन को करना पड़ा, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। लेकिन मन ही मन उसे फिर एक बार समझ आ गया कि उसकी जिंदगी में अब चाची का वही खौफ वापस लौटा है जो पहले किसी वक्त पर हुआ करता था। अब बुत की तरह क्यों खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? मैंने पूछा कहां था तू इतनी देर, जवाब दे मुझे। चाची फिर एक बार अर्जुन पर चिल्लाते हुए बोली। चाची वो मैं किसी काम में बिजी हो गया था, इसलिए इतनी रात गए वापस लौट पाया। अर्जुन ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया। भले ही अर्जुन ने पास्ट में कितने ही खूंखार डेविल का सामना क्यों न किया हो, लेकिन इस बार चाची से उसका सामना होने जा रहा था, जो कि उसके लिए अभी किसी डेविल से कम नहीं है। अर्जुन का यह जवाब चाची को कुछ खास रास नहीं आया। पहले से गुस्साई चाची अर्जुन के इस जवाब से और भी ज्यादा बौखला उठी। फिर क्या था, अब तो अर्जुन की बस शामत आनी तय थी। तुझे तो घर से कुछ जरूरी सामान लाने भेजा था, फिर तू दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी था, और देखो तो घर आकर वापस ऐसे सामने खड़ा है जैसे तूने कुछ किया ही ना हो। अरे तेरी आंखों में कोई शर्म हया है या नहीं? चाची फिर एक बार अर्जुन से गुस्सैल अंदाज में बोली। अभी इसकी जगह कोई पत्थर होता तो वो भी पिघल जाता, लेकिन ये नहीं पिघलने वाला। आप इससे बहस करना छोड़ दीजिए मां, और अंदर जाकर आराम कीजिए। तभी पिंकी ने अपनी मां को समझाते हुए कहा। तभी इतने में अर्जुन के चाचा अर्जुन का बचाव करते हुए बीच में बोले, क्योंकि इस घर में सिर्फ वही ऐसे शख्स हैं जो अर्जुन से बेहद प्यार करते हैं, जिन्हें अर्जुन की चिंता भी है। अरे अब जो भी हुआ उसे छोड़ो, कल बात कर लेना इस बारे में। इसे अभी भूख लगी होगी, कोई से खाने को तो पूछ लो, या सारी रात इस पर चिल्लाकर इसका पेट भरने का इरादा है? अर्जुन के चाचा ने उसकी चिंता जाहिर करते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहा। हैं? एक तो ये लड़का इतनी रात गए घर लौट आ रहा है, और आप है कि क्या भी इसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये अभी तक भूखा होगा? अरे खा कर आया होगा अपने दोस्तों के साथ कुछ। देखो घर का सामान भी तो नहीं लाया जो मैंने इससे मंगवाया था। इसका मतलब उन पैसों को इसने मौज मस्ती में उड़ा दिया, और अभी हमारे सामने मासूम बनकर खड़ा है। चाची फिर एक बार अर्जुन पर चिल्लाई। अरे पर तुम बेवजह अर्जुन पर यह सब इल्जाम कैसे लगा सकती हो? चाचा ने फिर एक बार चाची से कहा। बेवजह इल्जाम? लगता है आपको भी इसके लाड़ प्यार ने पूरी तरह अंधा बना दिया है, इसलिए आपको इसकी गलती कहीं नजर नहीं आ रही है। चलो मैंने माना कि मैं बेवजह इस पर इल्जाम लगा रही हूं, इसका मतलब तो यह हुआ ना कि इसकी जेब में अभी भी वो पैसे मौजूद होंगे जो मैंने इसे घर का सामान लाने के लिए दिए थे। चाची ने फिर एक बार अर्जुन को गुस्सैल नजरों से घूरते हुए कहा। चाची के ऐसा कहते ही अर्जुन एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह गया, और मन ही मन सोचने लगा, ना ही मैं सामान लेने गया था और ना ही मेरे पास आपको देने के लिए आपके पैसे हैं चाची। इसका मतलब तो यह हुआ कि अब आपकी नजरों में मैं पूरी तरह से बिगड़े लड़का बन जाऊंगा। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, समय के इस बदलाव की वजह से मैं वापस पहले जैसा अर्जुन बन गया, इसलिए यह सब तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। अर्जुन अपने मन ही मन कहता है। अब तू ऐसे चुप क्यों हो गया? बता कहां है पैसे जो मैंने तुझे सामान लाने के लिए दिए थे? चाची ने फिर एक बार अर्जुन से पूछा। इसके जवाब में अर्जुन ने अपनी जेब को तलाशने का नाटक किया। अब देख लो इसे, इसकी हालत यह बताने के लिए काफी है कि इसके पास वो पैसे नहीं है, बिट्टू ने अपनी मां से कहा। अब आप खुद ही देख लो अपने लाडले को। मैं ना कहती थी इसने वो पैसे कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा दिए होंगे। इसका खामियाजा तो तुझे अब भुगतना ही पड़ेगा। कल देख मैं तेरे साथ क्या करती हूं। ऐसा कहते ही चाची गुस्से में अपने कमरे की तरफ चल दी। वहीं दूसरी तरफ बिट्टू और पिंकी भी अपना मुंह बनाते हुए अर्जुन के सामने से चले गए। तो वहीं अभी भी उसके चाचा वहीं पर है, लेकिन चाचा ने भी अर्जुन को एक नजर देखा और फिर वहां से चले गए। अगले ही पल अर्जुन हताश होकर अपने रूम की तरफ चला गया। अर्जुन अपने रूम में बैठकर इन्हीं सब बातों को लेकर कुछ सोच रहा है। तभी उसके कमरे में उसके चाचा हैं, जिनके हाथों में खाने की थाली है।
अरे चाचा जी, इतनी रात गए आप यहां? अर्जुन ने सवाल किया। हाँ बेटा, तेरी शक्ल बता रही है कि तू भूखा होगा, इसलिए मैं तेरे लिए खाना लेकर यहां तेरे कमरे में आ गया। लेकिन ध्यान रहे, इस बारे में किसी को कुछ मत कहना, खासकर तेरी चाची को तो बिल्कुल भी नहीं। अब चुपचाप फटाफट खाना खा ले, फिर तू भी आराम कर और मैं भी आराम करता हूं। चाचा ने खाने की थाली अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जवाब में अर्जुन ने हां में अपना सिर हिलाया और फटाफट खाना खाने लगा। जैसे ही अर्जुन ने खाना खत्म किया, वैसे ही चाचा ने अर्जुन से एक सवाल पूछा। मुझे मालूम है बेटे कि तू कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी तुझसे आज पूछूंगा कि कहां खर्च हुए तुझसे वो पैसे जो तुझे तेरी चाची ने सामान लाने के लिए दिए थे? चाचा के सवाल का अब अर्जुन जवाब दे भी तो क्या दे? सवाल, इसीलिए वो कुछ देर इस सवाल का जवाब अपने मन ही मन खोजने लगा, जो कि झूठा जवाब होगा। वो चाचा जी, जब मैं रास्ते से जा रहा था तब कुछ चोरों ने मुझसे जबरदस्ती मेरा पर्स छीन लिया, जिसके अंदर वो पैसे थे जो चाची ने मुझे सामान लाने के लिए दिए थे। अर्जुन हड़बड़ाता हुआ बोला। फिर क्या था? अर्जुन के जवाब ने चाचा को फिर एक बार टेंशन में डाल दिया। वो अर्जुन की बॉडी अच्छे से चेक करने लगे कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई है। उन लोगों ने तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना मेरे बेटे? चाचा ने अर्जुन से पूछा। नहीं नहीं चाचा, उन चोरों ने सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्स मुझसे छीन लिया और उसके बाद वापस मुझे ही लौटा दिया, लेकिन पैसे नहीं दिए। अर्जुन फिर एक बार घबराता हुआ बोला। हां, और इसलिए तू चाची के डर के कारण इतनी देर से घर नहीं आया। बेटा, पैसे तो फिर आ जाएंगे, ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत वापस लौट आया। देख, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं सोने जाता हूं। ऐसा कहते ही चाचा अर्जुन के कमरे से बाहर आ गए। आज अर्जुन ने अपने चाचा से झूठ बोला, जिससे उसे काफी मलाल हो रहा है, लेकिन वक्त और हालात अभी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अर्जुन को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है। तभी अचानक से अर्जुन को अपने पर्स का ख्याल आया और उसने झट से अपना पर्स निकाल लिया। अर्जुन ने इसके बाद अपने पर्स से अपने माता पिता की एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर निकाली और उसे ध्यान से देखने लगा। मां, पापा, आज आप दोनों बहुत याद आ रहे हो। कहते कहते अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े और वो उसी फोटो को देखता रहा। इसी बीच उसकी आंख लग गई और वो टेबल पर ही सर रखकर सो गया। अगली सुबह सभी न्यूज चैनलों में और तमाम अखबारों में यह खबर शीर्ष पर थी कि कल रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हिंद महासागर में भयंकर तूफान के बीच एक शिप हुआ हादसे का शिकार, जिसमें 80 से 85 लोग शामिल थे, लेकिन कुछ 5 ही लोग जिंदा बच पाए। बाकी लोग समंदर के अंदर समा गए। जो लोग जिंदा बच पाए, उन लोगों का कहना है कि कल रात मौसम ठीक था, आसमान में ना ही बादल थे और ना ही तेज बारिश हो रही थी। यहां तक कि तूफान आने का कोई अंदेशा तक नहीं था। लेकिन अचानक तूफान कैसे आ गया, इस बात से वो लोग भी हैरान थे। लेकिन उससे बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये सामने निकल कर आई है कि इस भयंकर तूफान के बीच समंदर में एक जगह एक चक्रवात जैसा कुछ दिखाई दिया, जिसके आसपास के पानी का रंग अचानक लाल पड़ गया। कल रात हुए इस हादसे में जिंदा बचे 5 लोगों में से एक मुंबई के अभिषेक शर्मा भी हैं, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए पूछते हैं इनसे कल के बारे में कि क्या कुछ कल रात को इनके साथ घटा। लाइव रिपोर्टिंग कर रही रिपोर्टर स्वाति अभिषेक शर्मा से कल रात हुई घटना का जायजा ले रही है। अभिषेक शर्मा शहर के सबसे जाने माने बिल्डर विवेक शर्मा के बेटे हैं, इसलिए ज्यादातर न्यूज चैनलों का रुख उन्हीं की तरफ है। कल रात जिस घटना के बारे में हमें जानकारी मिली है, उसे सुनकर हमें काफी तकलीफ पहुंची है। सुनने में तो यह भी आया है कि आपके साथ के सभी दोस्त उस हादसे में मारे गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह घटा वो हादसा? क्या उस हादसे के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? रिपोर्टर स्वाति ने अभिषेक से सवाल किया, पर अभिषेक उस हाल में नहीं था। वो बार बार आरुषि को ही याद किए जा रहा था। आखिर कैसे बचा अभिषेक और बाकी के 4 लोग? क्या अभिषेक सबको बता पाएगा
आरुषि के जाने की खबर